दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में माइग्रेंट मजदूरों का सड़क पर निकलने का मामला। दिल्ली में अब खुफिया एजेंसियां हुई अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। दूसरी रियासतों के मजदूरों पर भी नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में भीड़ उमड़ आई थी और इसी के चलते दिल्ली में अब खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। से हजारों के तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार मुल्क के लोग अचानक पलायन के लिए सड़कों पर उतर आए थे। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अब खुफिया विभाग काफ़ी सतर्क हो गई है और खुफिया विभाग के सूत्रों की अगर माने तो इस मामले को लेकर अब राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में भी जो अपनी गतिविधियां हैं वो तेज़ कर दी हैं और इस मामले पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं से कोई पलायन करने की कोई लोग कोशिश तो नहीं जुटे हैं। तो इस लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद विहार, बस अड्डा, इसके समेत अन्य जो दूसरे लोकेशंस हैं उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और लोगों से भी बाकायदा अन्य माध्यम से बाकायदा अपील कराई जा रही है कि कोई भी लोग पलायन करने के ना सोचें, क्योंकि जो लॉकडाउन है लॉकडाउन का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और पिछले समय जिस तरह से राजधानी दिल्ली में जिस तरह से काफ़ी लोग यहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे थे, उस मामले को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में काफ़ी सतर्कता बढ़ा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई में कल जिस तरह से हजारों के तादाद में उत्तर प्रदेश विजय रूपानी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया है। अब सीएम अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज संभालेंगे। दरअसल सीएम विजय रूपानी और नायब वज़ीर-ए-आला नितिन पटेल के साथ कांग्रेस रुकने असेंबली इमरान खेड़ावाला की मीटिंग हुई थी। कल ही इमरान खेड़ावाला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद आज विजय रूपानी का कोरोना टेस्ट किया गया। अहमदाबाद से हमारे नुमाइंदे हितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीएम कांग्रेस रुकने असेंबली के साथ कांटेक्ट में आ गए थे, उसके बाद जो है काफ़ी तशवीश जाहिर की जा रही थी कि सीएम का भी कहीं टेस्ट जो है वो पॉजिटिव ना आए। पर एक अच्छी खबर यहाँ पर ये मिली है कि सीएम रूपानी का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। कल मुख्यमंत्री विजय रूपानी से कांग्रेस के 3 एमएलए शैलेश परमार, इमरान खेड़ावाला और यासुद्दीन शेख ने मुलाकात किया था। खास करके बताइए तो अहमदाबाद का जो कोर्ट विस्तार है उसमें खास करके पॉजिटिव केस कोरोना के बढ़ रहे और मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा बढ़ रहे, तो उसके लेके राज्य सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। इसलिए मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने उनको खास सीएम हाउस पे बुलाया था। उस दौरान बातचीत हुई। उसी दौरान ही उसने अपना जो सैंपल दिया हुआ था वो पॉजिटिव था और मुख्यमंत्री विजय रूपानी के यहाँ जब वो मिलने था वहां भी 15-20 फुट का जो फासला था वो भी ध्यान रखा गया था। फिर भी आज मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने खास तौर से मेडिकल की टीम खास बुलाई थी। खास ये मैं बताना चाहता हूँ कि यूएन मेहता हार्ट एंड इंस्टीट्यूट के मेन जो डायरेक्टर से डॉक्टर आर.के. पटेल और डॉक्टर अतुल पटेल दोनों आज मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपानी को तपास भी किया है, अभी संपूर्ण स्वस्थ है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री विजय रूपानी अब 1 सप्ताह तक किसी को नहीं मिलेंगे। संपूर्ण कामकाज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक के माध्यम से करेंगे। अभी तक वो खास तौर से बताया तो शाम को 4 से 4:30 बजे तक वो मुख्यमंत्री राहत फंड को लेके वो खास उनको लोग पूरे गुजरात में से लोग उद्योगपति से लेके अनेक लोग उनको चेक देने भी आते थे, वो खुद स्वीकारते थे, पर वो भी उन्होंने बंद कर दिया, मुलाकात देने का बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ पूरा काम उनका वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीफोन से करेंगे। जी हितेंद्र, ये बताइए कि और कौन कौन से लोग जो है उनके कांटेक्ट में आए थे, क्या उनकी जांच भी हुई है? खास तौर से मिनिस्टर्स कौन कौन से कांटेक्ट में आए थे कांग्रेस लीडर इमरान से, और क्या अभी तक उनका कोरोना टेस्ट हुआ है? मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जब कांग्रेस के एमएलए से बैठक किया उसी दौरान खास करके डिप्टी सीएम नितिन पटेल और गृह राज्य प्रधान प्रदीप सिंह जाडेजा भी उपस्थित रहे थे।
उन्होंने बैठक में थे, इसीलिए खास करके बता दूं कि प्रदीप सिंह जाड़ेजा को भी तबीबों ने सलाह दिया है कि वो 4-5 दिन के बाद उनका खास करके डॉक्टर के द्वारा तपास की जाएंगी, उसके बाद उनका सैंपल लेंगे, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। इसी डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से उन्होंने ना बुलाए सैंपल लेने के लिए भी। उसी तरह बताऊं तो डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल ने भी बताया कि उनके द्वारा भी तबीबों की सलाह ली जाएगी, तबीब जो उनको सलाह देंगे उसी मुताबिक वो बरतेंगे। अगर तबीब बताएंगे होम क्वारंटाइन रहो, ऑफिस क्वारंटाइन, तो रहने को तैयार है। बिल्कुल हितेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, जिस तरह से पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, मगरबी बंगाल में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव केसेस का क्या काउंट है वेस्ट बंगाल में? देखिए, अब तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बंगाल में 120 कोरोना के से मुतासिर मरीजों की तादाद है, जो बंगाल जो रियासती हुकूमत के महकमा सेहत की तरफ से जारी की गई है। आज शाम 4 बजे के बाद फिर एक पीसी होगी, या फिर अगर पीसी नहीं भी होती है तो एक बुलेटिन आएगा और उसके बाद पता चल पाएगा कि आज कितने जो है वो और मरीजों का इजाफा हुआ है या फिर वही तादाद है जो पहले बताई गई थी। लेकिन मुनज़्ज़र इसके साथ साथ अगर आप रियासती हुकूमत की बात करें और अगर आप सेंट्रल हुकूमत की बात करें कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो हर स्टेट का एक डाटा दिया गया है, उसके मुताबिक बंगाल की जो रियासती हुकूमत है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जो फिगर्स हैं उसमें तजाद है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक बंगाल में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 190 है, जबकि रियासती हुकूमत के मुताबिक कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 120 है, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद जो है वो दोनों ही स्टेट और सेंट्रल दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक साथ ही हैं। तो सबसे अहम बात कि पहले दिन से ही आप देखें कि जिस तरह बंगाल में बार बार ये कहा जा रहा है कि बंगाल की रियासती हुकूमत जो कोरोना मुतासरीन की जितनी तादाद है, जो मरीजों की तादाद है, उसको जो है वो सही आंकड़ा जो है वो नहीं पेश कर रही है। ऐसा इल्ज़ाम लेफ्ट की तरफ से भी आया था, बीजेपी की तरफ से भी लगाया गया था, और अब जो सेंट्रल की रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं इस इल्ज़ाम को जो है वो सही बताती है। अब देखना यह है कि ये दोनों रिपोर्ट के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी अगर इस मामले में मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कहती हैं। आज उनकी एक मीटिंग है और कल एक कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसकी तैयारियां चल रही है कि वो मीटिंग किस तरह से होगी, और उस मीटिंग में भी कोरोना के जो हालात हैं, जो पूरे बंगाल में जो हालात है, उसको लेकर ही चर्चा होगी। तो हुकूमत की तरफ से हालांकि कई तरह की सख्तियां बरती गई है। लॉकडाउन के दौरान बंगाल के मुख्तलिफ सिर्फ कोलकाता शहर बल्कि जितने भी अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट है, गांव हैं छोटे छोटे, उन तक भी पुलिस के जो अहलकार हैं, जो लोग हैं, उनको जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी जो है वो बाहर ना नजर आए, बिला वजह नजर ना आए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हुकूमत ने अपने तौर पर सख्ती बरती है, लोग भी हुकूमत की सख्ती को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से जो पहले अब जिस तरह से लॉकडाउन का दूसरा मरहला शुरू हुआ है उसमें पूरा जो है वो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इस लॉकडाउन के तमाम तर जितने भी गाइडलाइन है हुकूमत के, उस पर जो है वो अमल करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं, खासकर जो बस्ती इलाका है, वहाँ पर और भी ज़्यादा पहरेदारी की ज़रूरत है कि वहाँ जो है वो पुलिस एहलकारों को ज़्यादा से ज़्यादा तैनात किया जाए। जहाँ पर रहने के लिए छोटे छोटे घर हैं, एक एक मकान में 100 स्क्वायर फीट से भी छोटा एक मकान होता है और उसमें कई कई लोग एक साथ रहते हैं, तो उन लोगों के लिए घर के अंदर रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं। अब देखना ये है कि जैसे जैसे हुकूमत ने जिस तरह से अपनी जो है वो सख्ती बरती है, जिस तरह से पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, ज़्यादा तादाद में सड़कों पर उतारा गया है, अब बस्ती के ताल्लुक से हुकूमत क्या कुछ इक़दाम करती है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि जिस तरह से बंगाल में कोरोना मुतासरीन के मरीजों की तादाद बढ़ी है, अब हुकूमत इस तैयारी में है कि वो घर घर जाकर सर्वे करे, क्योंकि जो नेशनल रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी जो बंगाल में जिस तरह से जांच होनी चाहिए थी, सेहती जांच होनी चाहिए थी, उसमें जो है वो कमी का जो है वो रोना रोया गया है। तो ऐसे में अब हुकूमत इस तैयारी में है कि घर घर जाकर सर्वे कराया जाए ताकि
कोरोना मुतासरीन जिस तरह से इनकी तादाद बढ़ रही है उस पर काबू पाया जा सके। तो हुकूमत ने अपने तौर पर इकदाम किए हैं, लोग भी इस इकदाम में हुकूमत के सपोर्ट करते नजर आए, ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो सेहती मराकज़ है, खासकर आप देखें कि कितने सारे अस्पताल हैं जो बिल्कुल बंद हो गए हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंगाल में सूरत हाल क्या है। और सरकारी अस्पताल में एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिनके बच्चे की विलादत के बाद उनके में भी कोरोना के जो है वो पॉजिटिव पाई गई हैं। तो ऐसे में हुकूमत जो है वो चौकस हुई है, इकदाम कर रही है, लेकिन इस इकदाम को और भी ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि बंगाल में मरीजों की तादाद बढ़ रही है और रियासती हुकूमत इसका आंकड़ा छुपा रही है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि मरकज़ की तरफ से भी बंगाल हुकूमत के जो भी मुतालबात हैं, जो सेहती तौर पर जो भी इकदाम उठाने जाने चाहिए, अगर यहाँ मेडिकल जाँच सही से नहीं हो रही है तो इस ताल्लुक से क्या कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जी शबाना, अब तक कितने कोरोना टेस्टिंग लैब्स कायम किए गए हैं वेस्ट बंगाल में और कितनी टेस्टिंग अभी तक हो चुकी है? देखिए, एक बड़ी तादाद है जिसमें जो लोगों की जो है वो जिनके टेस्ट हुए हैं और इसकी रोज़ ही एक रिपोर्ट भी आती है। और कई लोग जो है एक कह सकते हैं कि एक बड़ी फिगर ये भी है कि लोग ठीक हुए हैं बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों से। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस को भी और ख़ासकर हुकूमत को भी कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्दवान में आप देखें कि जिस तरह से एक क्वारंटाइन सेंटर बनाने को लेकर पुलिस के साथ जो है वो मकामी लोगों की झड़प हुई और कई पुलिस अहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। तो ऐसे भी मामला सामने आ रहे हैं और इससे उभरना या इसको जो है वो लोगों को समझाना ये हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अगर लॉकडाउन के दौरान जो है वो लोग घरों में रहें और बाहर ना निकले और तमाम तर एहतियाती इकदाम किए जाए, इसके साथ साथ कोरोना को लेकर जो लोगों में एक डर और खौफ का जो माहौल देखा जा रहा है, इसे भी दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोरोना मरीजों की तादाद को लेकर स्टेट और सेंट्रल और रियासती हुकूमत के दरमियान जो आपसी जो तालमेल है, अगर वही सही नहीं रहता है तो लोग जो है वो पैनिक हो रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि बर्दवान की जो सूरत हाल सामने आई कि एक क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जो है वो लोग जो है वो सड़क पर उतर गए और हंगामा हो गया और कई पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। तो लोग जो है वो पैनिक ना हो, इसकी भी ज़रूरत है कि दोनों ही सेंट्रल और मरकज़ी और रियासती हुकूमतें जो है वो अपने इस मामले में अपने तालमेल को जो है वो बेहतर बनाकर जो है वो सेहती इकदाम क्या कुछ किए जा सकते हैं बंगाल में, क्या कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है, इसको लेकर जो है वो संजीदा इकदाम की ज़रूरत है। बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 12 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही वायरस के मज़बूत मामलों की मजमूई तादाद बढ़कर 282 हो गई है। उनमें से 30 मरीज सेहतियाब हो गए हैं जबकि 4 अमवात हो गई हैं। इस बीच लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी होने के बाद वादी कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। श्रीनगर शहर समेत दीगर इलाकों की सड़कें सुनसान है, सिर्फ इमरजेंसी खिदमात की इजाज़त दी जा रही है। श्रीनगर के 15 इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है और इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इन मराकज़ में घरों तक ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही है। मुल्क भर में लॉकडाउन इसलिए नाफिज किया गया है ताकि कोरोना वायरस की मुहलक वबा को मजीद फैलने से रोका जाए। बेशतर मकामात पर लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं और खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आज जम्मू की सड़कों पर जो नज़ारा देखने को मिला उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन नाफिज है। टीवी स्क्रीन पर बिक्रम चौक जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में जद्दोजहद करते हुए देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से ज्यादा तादाद में कर्फ्यू पास जारी किए जाने की वजह से भी सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफा देखा गया है। क्या वाकई इतने ज्यादा पास जारी किए गए हैं या फिर लॉकडाउन के निफाज में सख्ती नहीं बढ़ती जा रही है? जम्मू इंतजामिया को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर, भोपाल मेमोरियल अस्पताल को कोरोना के लिए रिजर्व करने का मामला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत हुई। हाई कोर्ट ने मरकज और रियासत को नोटिस जारी किया। 21 अप्रैल तक जवाब देने का हुक्म जारी किया गया है। भोपाल ग्रुप फॉर एक्शन ने अदालत से रुजू किया था।
गैस मुतासरीन को अस्पताल से हटाए जाने पर सवाल उठाया गया। काफी अहम खबर भोपाल से है। भोपाल मेमोरियल अस्पताल को कोरोना के लिए रेजरो करने का ये पूरा मामला है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने मरकज और रियासत को नोटिस जारी किया। 21 अप्रैल तक जवाब देने का हुक्म जारी किया गया है। आपको बता दें, भोपाल ग्रुप फॉर एक्शन ने अदालत से रुजू किया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से 5 गैस मुतासरीन की मौत हो गई कोरोना की वजह से, उसके चलते आज समाअत भी हुई हाईकोर्ट में, क्या कुछ तफसीलात है? हाँ, मुझे बता, देखिए जो मौतें अब तक हुई है वो लोग से आप कह सकते हैं कि जब भोपाल का गैस ताना निकला था हुआ था, उस गैस ताने में जहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी और वहाँ पे 15,000 लोग उस रात मौत हुई थी। उसके बाद लोगों की मौत हुई और अब तक 45,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। उसमें इन लोगों ने इस जहरीली गैस की जंग तो जीत ली थी, लेकिन कोरोना की जंग इसलिए हार गए क्योंकि मध्य प्रदेश हुकूमत ने अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों के लिए उसको टेकर किया और उसमें जो लोग एडमिट थे उनको वहां से निकाल दिया गया और ये नहीं बताया कि अगर ये जाएंगे तो अब इनका इलाज कहाँ पर होगा, क्योंकि गैस मुतासरीन के इलाज के लिए वही एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल था और जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जरिए की जाती है। और उसकी यही वजह है कि भोपाल के जो है ग्रुप फॉर एक्शन एंड इंफॉर्मेशन ये लोग पहले चीज है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर पहले जबलपुर हाईकोर्ट में जाइए, वहां पर क्या कहा जाता है उसके बाद आइए। तो जो है वो मुन्नी की जो इसकी मरीजा थी जिनका 3 रोज पहले इंतकाल हुआ है, उन्होंने अपनी अर्जी दाखिल की और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाप्त की गई। उसमें जो है चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के जस्टिस जो है जस्टिस विजय शुक्ला की सुनवाई हुई और तमाम चीजों को सुनने के बाद जो है, जो कि गैस मुतासरीन चाहते हैं कि अगर कोविड-19 के लिए काम करना है तो इसमें कोई एक हिस्से में चलेगा, लेकिन पूरा अस्पताल से गैस मुतासरीन को महरूम न किया जाए। यही वजह है कि उन्होंने कोशिश की तो उसमें जो 5 लोग की मौत हुई है उसमें उनके इम्यून सिस्टम कमजोर हो गए थे। अदालत ने इनके समाप्त करते हुए 21 अप्रैल तक का नोटिस जो है टाइम दिया। 21 अप्रैल से जो है मरकज की हुकूमत के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस जारी किया है कि आप इस सफर अपना जमा करें। तो 21 अप्रैल तक इंतजामिया का जवाब आ सकता है, लेकिन तब तक गैस मुतासरीन का इलाज कहाँ पर होगा? देखिए, अभी तक यही चीज वादे नहीं है क्योंकि वक्त जो है 20 मार्च को ऑर्डर हुआ था, उस वक्त इसको टेकओवर किया गया, लेकिन तब से ये लोग जो है समाज बार कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी भोपाल ग्रुप फॉर एक्शन एंड इंफॉर्मेशन के डिंगरा से बात हुई, इस मामले को लेकर उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी खत लिखा। उन्होंने जो है भोपाल के जो मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको भी खत लिखा, जिला कलेक्टर को खत लिखा, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं आया कोई, तब जाके मजबूर होकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उनको उम्मीद है कि जो कुछ भी राहत उनको मिलेगी वो अदालत से ही मिलेगी। इससे पहले भी अगर हम बात करें, चाहे बीजेपी की हुकूमत रही हो या कांग्रेस की हुकूमत रही हो, दोनों पार्टियों ने बातें तो इसकी जरूर की, उसके नाम पर वोट जरूर लिए, लेकिन कभी गैस मुतासरीन के मसले का हल नहीं निकला। क्योंकि अगर मसला का हल निकलता तो 36 साल बाद भी भोपाल के गैस मुतासरीन कितनी बड़ी तादाद, जहाँ पर अब भी 3.5 लाख लोगों का इलाज इस अस्पताल में हो रहा है, इस अस्पताल को इससे महरूम नहीं किया जाता इलाज के लिए। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कर्नाटक में आज कोरोना के 17 केसों का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा मैसूर में 10 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बेंगलोर, बीजापुर और बागलकोट अजला से 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गुलबर्गा से एक नया पॉजिटिव केस सामने आया है। काफी अहम खबर, कर्नाटक में आज कोरोना के 17 केसों का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा मैसूर में 10 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं बेंगलोर, बीजापुर और बागलकोट अजला से 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और वहीं गुलबर्गा से एक नया पॉजिटिव केस सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में तोसी के साथ मरकजी हुकूमत ने नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। अवाम की परेशानियों में कमी के मकसद से हुकूमत ने बाज़ अहम शोबों में नरमी का ऐलान किया है। वजारत दाखिला की गाइडलाइंस के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद ज़राई, IT, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कॉमर्स, होटल, लॉज, बैंकिंग सरगर्मियों और बैन रियासती ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दी जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 20 अप्रैल तक के बाद
उन इलाकों में जिसे कोविड-19 हॉटस्पॉट करार नहीं दिया गया है, वहां काश्तकारी और चुनिंदा मंडियों में ज़रूरी पैदावार की खरीदारी की इजाज़त दी जाएगी। दूध से बनी अशिया, पोल्ट्री की सप्लाई चेन बहाल होगी। हुकूमत ने दही इलाकों के लिए भी नरमी देने का फैसला किया है। दही इलाकों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समेत दीगर सनतें, वहां सड़कों की तामीर, आबाशी प्रोजेक्ट्स की इजाज़त रहेगी। मनरेगा के सभी कामों को भी शराइत के साथ इजाज़त दी गई है। इसके अलावा ज़रूरी सामान की आमदोरफ्त भी बहाल होगी। लॉकडाउन के दौरान तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे, जिनमें रोड, रेल और फ़ज़ाई खदमात शामिल हैं। तमाम तालीमी इदारे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी रहेगी। कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है और ये समय सीमा बढ़ाकर 3 मई तक कर दी गई है। कल प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में कई चीजों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि 20 अप्रैल से कुछ चीजों में रियायतें दी जा सकती है। सरकार ने ये बताया है कि वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां 20 अप्रैल के बाद रियायत दी जा सकती है। हम बताना चाहेंगे आपको कि मनरेगा के कार्यों में छूट दी है सरकार ने। पोस्ट ऑफिस भी खोले जाएंगे। राज्यों के बीच कार्गो पर छूट दी गई है। ग्रामीण इलाकों में कारखानों में काम हो सकेगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण कार्यों पर भी छूट दी गई है। इसके साथ ही जो सवाल लगातार विपक्षी पार्टी उठा रहे थे कि ग्रामीण इलाकों का क्या, कृषियों का क्या, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं, चाहे हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश में भी जो फसल है वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन किसान अपने फसल को काट नहीं सकते, अपने खेतों में जा नहीं सकते। इसका इंतजाम सरकार ने किया है, क्योंकि एमएचए ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कृषि के लिए विशेष छूट दी गई है। वो अपने खेतों में जाकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा खेतों से जुड़े हुए जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उसके आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी, कोई पास लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही ये माना जाए कि सरकार की जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये कि ग्रामीण इलाकों को किस तरह से जो अर्थव्यवस्था की मार इस कोरोना संक्रमण के बाद हो रही थी उसको रोका जाए, ग्रामीण इलाकों में किस तरह छूट दी जाए, इसका निवारण सरकार ने कर लिया है। 20 अप्रैल के बाद इन तमाम जगहों पर कुछ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या इस बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो सरकार लगातार करती रही है, जो हॉटस्पॉट इलाके हैं राज्यों में, उन जगहों पर इसी तरह से सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाएगी। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। खासकर हॉटस्पॉट इलाकों को जो पूरी तरह से सील किया गया है, वहां रिपोर्ट जब तक पूरी तरह से सही नहीं आ जाती है, उन इलाकों को आने वाले समय में भी सील रखा जाएगा। ये एक एहतियातन व्यवस्था है सरकार की तरफ से। इसके अलावा जिन जगहों पर अब तक कोरोना की किसी भी तरह के मरीज की जो जानकारी है वो नहीं मिली है, उन जगहों को भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए नए लोगों के प्रवेश आने जाने को भी वर्जित रखा जाएगा। तो ये गाइडलाइन आज एमएचए की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके अलावा देखना होगा कि आने वाले समय में 20 अप्रैल के बाद क्या और भी कुछ गाइडलाइन आ सकते हैं, क्या और इलाकों में भी या और क्षेत्रों में भी किसी तरह की या रियायत मिल सकती है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।